digital learning program of SSCA. My name is Aisha and I'm your chemistry teacher for this digital learning session. So let's start. Today we are going to start our lecture number 3 of chapter Chemical Combination. Today we will learn about chemical equation and how to balance a chemical equation. So let's start with chemical equation. So what is chemical equation? A shorthand method of describing a chemical reaction is called chemical equation. यानी कि स्टूडेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं उनका जो केमिकल फार्मूला होता है उसकी फॉर्म में रिएक्शन को डिस्क्राइब करना, केमिकल चेंज को डिस्क्राइब करना, ये कहलाता है केमिकल इक्वेशन। अब ये जो केमिकल इक्वेशन होती है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। आइए हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सिम्बल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस आर यूज्ड। केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो सब्सटेंसेस के, कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज और सिम्बल्स यूज़ करते हैं, उनका नाम नहीं लिखते। यानी कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखना चाह रहे हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे बल्कि आप लिखेंगे CO2। स्टार्टिंग मटीरियल्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो स्टार्ट होते हैं, जिनसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। और जब ये रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं या इन रिएक्टेंट का कुछ रिएक्शन होता है, इसमें कोई चेंज आता है, केमिकल चेंज आता है, तो केमिकल चेंज के बाद ये रिएक्टेंट इन नई चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो रिएक्टेंट एक नई चीज़ में कन्वर्ट होते हैं केमिकल चेंज के दौरान, उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इनको ताकि हमें क्लियरली पता लगे कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है, इनको सेपरेट किया जाता है एक एरो से। अब ये एरो दो तरह के हो सकते हैं, एक सिंगल हेडेड एरो हो सकता है और एक 2 साइडेड एरो हो सकता है। सिंगल हेडेड या 1 साइडेड एरो यूज़ किया जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, यानी कि वो रिएक्शन जो कि रिवर्स नहीं किए जा सकते। और डबल साइडेड एरो यूज़ किया जाता है हमारे पास उन रिएक्शंस के लिए जो कि रिवर्सेबल होते हैं, यानी कि उनको रिवर्स किया जा सकता है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द नंबर इन फ्रंट ऑफ द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इन अ केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल का फार्मूला होता है उसके सामने एक बड़ा सा जो नंबर लिखा जाता है उसे कहा जाता है कोफिशिएंट्स। अभी हम देखेंगे कोफिशिएंट कहाँ पर मौजूद होते हैं जब हम इक्वेशन के एग्जाम्पल देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये जो केमिकल इक्वेशन के अंदर जो नीचे सब्सटेंसेस लिखे गए होते हैं उनके साथ छोटा सा ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट में GS और L लिखा होता है। ये GSL बताता है कि जब केमिकल सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए ले रहे हैं वो किस स्टेट में है, क्या वो गैस में है। इफ़ द सब्सटेंस इज़ प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट तो हम उसके नीचे लिखते हैं G। अगर वो सॉलिड है तो हम लिखेंगे S और अगर वो लिक्विड है हम तो लिखेंगे L। बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंडीशंस, यानी कि रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए कभी कभार आपको हीट करना पड़ता है, कभी आपको कोई कैटलिस्ट देना पड़ता है। तो ये जो हीट करना पड़ रहा है या कोई एक्स्ट्रा हमें केमिकल देना पड़ रहा है जिन्हें हम कहते हैं कैटलिस्ट, जिसकी वजह से केमिकल की जो स्पीड होती है, केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। तो उस स्पीड को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। तो जो ये कैटलिस्ट है या जो भी रिएक्शन की कंडीशन है जो कि परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है उसको हम लिखते हैं एरो के ऊपर। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो वो बनाता है KCl और साथ में ऑक्सीजन। आपको नज़र आ रहा है पोटेशियम क्लोरेट का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, पोटेशियम क्लोरेट की स्पेलिंग नहीं लिखी, उसका फॉर्मूला है KClO3, ये लिखा गया है। KClO3 के सामने आपको ये 2 नज़र आ रहा है जो बड़ा सा, इसे कहते हैं कोफिशिएंट। एरो के ऊपर आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है छोटा सा, जिसे हम देख चुके थे कि इसे क्या कहते हैं, डेल्टा, यानी कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा। लेकिन इसी एरो के ऊपर आपको साथ में डेल्टा की एक और चीज़ नज़र आ रही है, MnO2। ये MnO2 मीन्स मैग्नीज ऑक्साइड एक कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देगा। अब जब KClO3 को आप हीट करेंगे MnO2 की प्रेजेंट में तो हमारे पास क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा और साथ में O2 बन जाएगा। तो KCl के साथ जो 2 नंबर लिखा है वो भी उसका कोफिशिएंट है और O2 के साथ जो 3 लिखा है वो उसका कोफिशिएंट है। नाउ मूव टूवर्ड्स द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बट व्हाट इज दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? A balanced chemical equation is a chemical equation in which the quantity of reactants and product is same, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर सब्सटेंसेस की क्वांटिटी सेम हो, उस इक्वेशन को कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है, ये हमें पता लगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, जो आप इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। और इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास बन सकता है नया और ना ही ख़त्म हो सकता है। तो इट मीन्स हम इसको सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा, प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होना चाहिए। जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है, तो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए नंबर्स ऐड करते हैं। वो नंबर्स हमें कहाँ ऐड करने हैं वो देखते हैं। आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखा नज़र आ रहा है H2O, और आप सब लोग जानते हैं ये किसका फॉर्मूला है? वाटर का। तो इस फॉर्मूला में जो आपको H के साथ 2 नज़र आ रहा है, ये सबस्क्रिप्ट पे मौजूद है। ये नंबर हम अपने पास से ऐड नहीं करते, ये फॉर्मूला का नंबर फिक्स होता है। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो आप नंबर कोफिशिएंट के तौर पर ऐड कर सकते हैं, आप सबस्क्रिप्ट के तौर पर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सबस्क्रिप्ट ऐड करेंगे, सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर ऐड करेंगे या उसे चेंज करेंगे तो आपके पास एक नई चीज़ बन जाएगी। जैसे अगर आप H2O तो वाटर का फॉर्मूला है, अगर आप O के साथ सबस्क्रिप्ट में 2 लगा देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, एक जो कि एक बिल्कुल अलग फॉर्मूला है, एक अलग कंपाउंड है। लेकिन अगर आप कोफिशिएंट में 2 लगाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ ये होगा कि पहले 1 मॉलिक्यूल थे वाटर के या वाटर के 1 मोल थे, अब इस कोफिशिएंट 2 लगाने से वाटर के कितने मोल्स हो गए? 2 मोल्स हो गए। तो इसलिए हम सब स्क्रिप्ट को कभी भी चेंज नहीं करते। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम हमेशा कोफिशिएंट ऐड करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या काम करते हैं? कोफिशिएंट ऐड करते हैं, जबकि सब स्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते। अब ये जो कोफिशिएंट हम ऐड करते हैं, ये पूरे कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट के साथ मौजूद होता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, जब हमने 2 लगाया तो हाइड्रोजन पहले क्या थे? 2 थे, लेकिन इस 2 कोफिशिएंट लगाने के बाद हाइड्रोजन की क्वांटिटी हो गई 2 2 ज़ा 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी हुई? 2। जी हाँ, आइए अब हम इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वक्त आप सबको अपनी स्क्रीन पर एक इक्वेशन नज़र आ रही है, दैट हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस वाटर मींस H2O। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और बना रहा है H2O। तो इसमें जो H2 और O2 हैं, ये दोनों क्योंकि रिएक्शन के स्टार्टिंग मटेरियल हैं तो इन्हें कहा जाएगा रिएक्टेंट, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्योंकि हमारे पास बन रहा है H2O तो इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। आइए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें हर एलिमेंट, हर एटम की क्वांटिटी पता होना चाहिए। तो हम नीचे लिखते हैं हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या है? 2, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है? वो भी 2 है। आइए प्रोडक्ट साइड पर देखते हैं। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की क्वांटिटी तो 2 है क्योंकि उसके पास सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा गया है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्योंकि सबस्क्रिप्ट में कुछ मौजूद नहीं है, इट मीन्स वहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो गई हमारे पास 1। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन में हाइड्रोजन तो बिल्कुल सेम क्वान्टिटी में है, लेकिन ऑक्सीजन की क्वान्टिटी सेम नहीं है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट ऐड करते हैं। जब हम कोफिशिएंट ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स कहाँ पर कम है? क्योंकि ऑक्सीजन कम है प्रोडक्ट साइड पर, तो हम प्रोडक्ट साइड वाले नंबर पर कोफिशिएंट ऐड करेंगे। तो हमने प्रोडक्ट साइड पे जब कोफिशिएंट ऐड करेंगे ऑक्सीजन को 2 करने के लिए, तो आपने देखा हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया ऑक्सीजन को, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करने से 2 तो ऑक्सीजन हो गए। रिएक्टेंट साइड पे भी ऑक्सीजन 2 थे और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हो गए। लेकिन स्टूडेंट्स आप गौर करें, ऑक्सीजन अकेला नहीं है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है। तो जो भी चीज़ हम कोफिशिएंट लगाएंगे वो खाली ऑक्सीजन के साथ तो नहीं लग सकता, वो तो पूरे फॉर्मूला के साथ लगता है। तो जो कोफिशिएंट हमने ऐड किया वो H2 के साथ भी आया और O के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब H2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो H2 तो पहले ही 2 थे, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होके हो गए 4। तो अब हमने जब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश की तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं हुआ, वो एक्स्ट्रा हो गया प्रोडक्ट साइड पर। अब हमें क्या करना है? अब हाइड्रोजन क्योंकि ख़राब हो गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड पे कोफिशिएंट ऐड करने पड़ेंगे। किसके पास? हाइड्रोजन के पास। तो हमने क्या किया, हम नेक्स्ट स्टेप में आए, हमने रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 थे, उनको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 4, तो हमने हाइड्रोजन के साथ कोफिशिएंट लगा दिया 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्योंकि कोई भी दूसरा और एटम मौजूद नहीं है, तो ये जो 2 कोफिशिएंट लगा है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तब अगर आप देखेंगे तो तमाम चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर भी 4 है, प्रोडक्ट साइड पर भी 4 है, और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर भी 2 है और प्रोडक्ट साइड पर भी 2 है।
तो हमारे पास ये इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और हमने उसको फॉलो करके इसको बैलेंस कर लिया है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जाम्पल से इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। इस इक्वेशन में थोड़े से स्टेप ज़्यादा है और इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप अच्छे से समझ जाएंगे अगर आप हर स्टेप को ध्यान से देखते रहिए और मेरी बात साथ साथ सुनते रहिए। आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं कि अमोनिया व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि NH3 का जब रिएक्शन होगा ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ तो वो बनाएगा NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। इस इक्वेशन में जो अमोनिया है यानी कि NH3 और ऑक्सीजन है ये रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट हमारे पास है NO नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर। हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सब सब्सटेंसेस की, सब एलिमेंट्स की क्वांटिटी पता होनी चाहिए, तो इसलिए हमने सबसे पहले लिखा कि रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन है 1, हाइड्रोजन है 3 और ऑक्सीजन है 2। आइए प्रोडक्ट साइड पर देख लेते हैं। प्रोडक्ट साइड पर नाइट्रोजन हमारे पास है 1, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई सबस्क्रिप्ट में नंबर नहीं है। हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 2 है, क्योंकि H2O में जब हाइड्रोजन मौजूद है उसके साथ सबस्क्रिप्ट में क्या है 2। इसी तरह ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारे पास क्या है 2 है। वो कैसे स्टूडेंट्स? क्योंकि प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन 2 कंपाउंड्स के साथ है, एक NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ भी है और एक H2O यानी कि वाटर के साथ भी है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्वान्टिटी क्या है 1 और वाटर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है 1, तो 1 + 1 हो गया 2। अब हम मैच करके देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर। रिएक्टेंट साइड पर नाइट्रोजन है 1, प्रोडक्ट साइड पर भी 1। इसी तरह हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर है 3, प्रोडक्ट साइड पर है 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर है 2 और प्रोडक्ट साइड पर है 2। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं है, तो इट मीन्स हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप गौर से देखिए, हम जब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम कोफिशिएंट्स ऐड करते हैं और वो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? पहले से मौजूद जो सबस्क्रिप्ट में नंबर होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होते हैं। अब आप देखिए रिएक्टेंट साइड पर जो हाइड्रोजन है वो 3 है और प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन आपके पास क्या है 2। तो हाइड्रोजन आपके पास रिएक्टेंट साइड पर 3 है और प्रोडक्ट साइड पर 2 है, तो हमें कोई ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जो कि 3 और 2 दोनों के टेबल में आता हो। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 2 दोनों के टेबल में आता है। तो स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट साइड पर हम हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से और प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स? फर्स्ट स्टेप में देखें, हमने प्रोडक्ट साइड पर जहाँ हाइड्रोजन मौजूद है यानी कि वाटर के साथ लगा दिया 3 और रिएक्टेंट साइड पर जहाँ हाइड्रोजन मौजूद है यानी कि अमोनिया के साथ लगा दिया 2। तो आप सबको पता है कि जब हम कोफिशिएंट ऐड करते हैं तो वो पहले से मौजूद सबस्क्रिप्ट में नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जब हमने रिएक्टेंट साइड पर पहले से मौजूद सबस्क्रिप्ट यानी कि हाइड्रोजन का जो 3 था उसको मल्टीप्लाई करा 2 से, तो हमारे पास आ गया 6। और प्रोडक्ट साइड पर भी हाइड्रोजन जो कि हमारे पास पहले 2 था उसको मल्टीप्लाई करा दिया 3 से, तो वो हो गया 6। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया है, लेकिन जब हम कोफिशिएंट ऐड करते हैं वो सिर्फ एक एटम के साथ नहीं ऐड होता, वो पूरे कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं उन सब के साथ ऐड होता है। तो आप देखिए जब हमने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई बाय 2 कराया, क्योंकि हमने कोफिशिएंट ऐड किया था 2, तो वो कोफिशिएंट सिर्फ हाइड्रोजन के साथ नहीं है, वो नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए रिएक्टेंट साइड पर हम नाइट्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर हो गया 2। इसी तरह जब हमने प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट 3 लगाया था वाटर के साथ, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो क्या हो गई थी? वो ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 3 हो गया था। इसी तरह स्टूडेंट, जब हमने नाइट्रोजन को देखा कि वो रिएक्टेंट साइड पर 2 हो चुके हैं, तो हमने ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट साइड पर भी नाइट्रोजन को 2 करना था। तो इसलिए हमने इसी स्टेप के अंदर प्रोडक्ट साइड पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद है उसमें जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी है उसको 2 करना है, इसलिए हमने नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कोफिशिएंट लगा दिया 2। तो ये 2 ना सिर्फ नाइट्रोजन के साथ होगा बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ भी होगा। तो नाइट्रोजन हो गया 1 × 2 प्रोडक्ट साइड पर, तो ये हो गया 2, और यही ऑक्सीजन हो गया 1 × 2। तो टोटल ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर हो गई 5। अब नाइट्रोजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, लेकिन अगर ऑक्सीजन को देखें तो प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन हमारे पास 5 हैं और रिएक्टेड साइड पर हमारे पास ऑक्सीजन थे 2। तो स्टूडेंट्स आप सोचिए कि हम कोई ऐसा कोफिशिएंट ऐड कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ जिसके बाद वो मल्टीप्लाई कराने पर 5 हो जाए? नहीं, इसीलिए क्योंकि 2 पहले से मौजूद है, हम जो भी कोफिशिएंट ऐड करेंगे वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 के टेबल में तो 5 नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको बैलेंस नहीं कर सकते, हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो आप सब लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम
ऑक्सीजन को 5 तो नहीं कर सकते रिएक्टेंट साइड पर, लेकिन उसको 6 ज़रूर कर सकते हैं। और 6 कैसे करेंगे कि हम इस इक्वेशन में उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करवा दें। तो हमने यही किया, हमने सेकंड स्टेप के अंदर ऑक्सीजन वाली साइड को मल्टीप्लाई बाय 3 करा दिया, जो कि हो गया 6। इसी तरह जब आप आइए अपनी प्रोडक्ट साइड पर, तो हमें प्रोडक्ट साइड पर तो पहले स्टेप में ऑक्सीजन 5 थे, हमें यहाँ पर भी 6 करने। तो हमने कैसे 6 किया, जो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन मौजूद है उसको 3 कर दिया, क्योंकि दूसरा ऑक्सीजन तो पहले से ही 3 था, तो 3 + 3 होकर हमारे पास हो गए 6। तो इस तरह अमोनिया के साथ हमने 3 लगाया था पहले स्टेप में, और अब ऑक्सीजन के साथ हमने लगा दिया 3, तो ऑक्सीजन तो हमारे पास बैलेंस हो गए इस स्टेप में 6 और 6। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हमने प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 लगाया, तो आपके पास वो 3 नाइट्रोजन के साथ भी लगा, और नाइट्रोजन आपके पास हो गए 3 रिएक्टेंट साइड पर, और प्रोडक्ट साइड पर भी हमें 3 करने थे, तो इसलिए हमने अमोनिया को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट, जब हमने अमोनिया को 3 से मल्टीप्लाई कराया, तो नाइट्रोजन के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो गया, और हाइड्रोजन के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह रिएक्टेंट साइड पर नाइट्रोजन की क्वांटिटी हो गई 3 और हाइड्रोजन की क्वांटिटी हो गई 3 3 = 9। अब हम प्रोडक्ट साइड पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो प्रोडक्ट साइड पर नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ हम पहले ही 3 लगा चुके थे, तो फिर नाइट्रोजन तो बैलेंस है 3, और हाइड्रोजन को आप सोचें स्टूडेंट्स कि आप कोई ऐसा नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं जिससे 9 आंसर आए, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट साइड पर नाइट्रोजन 9 चाहिए। वो इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट साइड पर जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो 9 है। नहीं आ सकता है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट साइड पर 9 इसीलिए बना क्योंकि वहाँ पर 3 का मल्टीपल किया, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर 2 के मल्टीपल्स में 9 नहीं आता, तो हमारे पास ये इक्वेशन अब हाइड्रोजन के सेंस में बैलेंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप सोचिए कि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस करते करते हमेशा हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप यहाँ पर ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जो 2 के टेबल में भी आता हो और 3 के टेबल में भी आता हो। तो पहले हमने देखा था कि 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है और 3 का मल्टीपल भी है। 6 के बाद नेक्स्ट नंबर है जो 3 और 2 दोनों का मल्टीपल होता है, वो 12। तो अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड पर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन को 12 कर देते हैं और प्रोडक्ट साइड पर भी 12 करके देते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन को 12 करने के लिए उसे मल्टीप्लाई करा दिया 4 से, यानी कि अमोनिया के साथ कोफिशिएंट लगा दिया 4, और प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन को 12 करने के लिए हमने H2O के साथ कोफिशिएंट लगा दिया 6, तो 6 2 हो जाएगा 12। इसी तरह जब हमने अमोनिया के साथ रिएक्टेंट साइड पर 4 कोफिशिएंट लगाया, तो वो ना सिर्फ हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होगा बल्कि नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह रिएक्टेंट साइड पर नाइट्रोजन हो गए 4 और हाइड्रोजन हो गए 12। अब हम प्रोडक्ट साइड पर आते हैं। तो प्रोडक्ट साइड पर नाइट्रोजन को 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कोफिशिएंट लगा देंगे 4, जिसकी वजह से नाइट्रोजन हमारे पास हो गया 4, और हाइड्रोजन को 12 करने के लिए हम पहले ही वाटर के साथ यानी कि H2O के साथ 6 कोफिशिएंट लगा चुके थे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन हमारे पास हो गया था 12। अब हम प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। प्रोडक्ट साइड पर नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो गई 1 × 4, और हाइड्रोजन वाटर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो गई 1 × 6, तो ये टोटल हो गए 10। अब हम रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन को 10 करते हैं, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो इस तरह हम ऑक्सीजन के साथ क्या कोफिशिएंट लगा देंगे 5, और इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। So now let's summarize what we have learned today. We have learned that balanced chemical equation is a chemical equation in which the substances on the reactant side are equal to the substances on the product side. We've also discussed that how to balance a chemical equation, and we have learned that to balance a chemical equation we add coefficient in front of the formula of the compounds. So this is your assignment students. ये आपको अपने रजिस्टर में करना है ताकि आपकी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ये असाइनमेंट स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रिंटेड फॉर्म में भी स्कूल से मिल रहा है, लेकिन अगर आपको इस प्रिंटेड फॉर्म में कोई चीज़ क्लियर ना हो या इक्वेशन समझ ना आ रही हो तो आप उसे यहाँ से मैच करके प्रॉपर कर लीजिएगा। Thank you so much students. Keep learning and keep practicing these numericals. Take care of yourself and your family. Allah Hafiz.